प्यारे मित्रों, आज से फिर क्लास 11 का एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला सीरीज होगा गणित का और आपका पहला ही लेसन है। लेसन आपका पहला है समुच्चय, सेट। तो इस सेट सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप समुच्चय को समझे या मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं उसको आप समझने का प्रयास करें। और आपको अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और हमको सूचित करें। अन्यथा अगर समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, और अगर कुछ कमियां दिख रही है तो आप इस पे सुझाव भी दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमको काम करने के तरीके की बात हम नहीं कर रहे हैं या कुछ छूट जाता है तो भी आप जरूर हमसे बात करेंगे इस पे। और यह एक नया सीरीज है आपके लिए समुच्चय, और समुच्चय पढ़ाने से पहले, इसको बताने से पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहूंगा कि इसका बेसिक क्या होता है और ये समुच्चय हम पढ़ते क्यों हैं, इसका मतलब क्या होता है। समुच्चय में हमको जानना है, दो तीन बातें जानेंगे। पहला, होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, और दूसरा संकेत इसका क्या है। संकेत या सिंबल या इसको बोलते हैं नोटेशन, जो भी नोटेशन है। समुच्चय होता क्या है, एक बात। इसको बताने से पहले मैं कुछ दैनिक बातें बता देना चाहता हूं। कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो हम ऐसे एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे पूरे लोगों की गणना हो जाती है। जैसे पहला शब्द हमारा छात्र, तो छात्र में एक छात्र तो होगा नहीं, बहुत सारे छात्र हो जाएंगे। तो ऐसा शब्द जिससे एक समूह का पता चलता है। समुच्चय का मतलब ही होता है एक सेट, एक समूह जिसमें कई लोग होते हैं। जैसे कि समुच्चय की बात हम करेंगे तो हम ऐसे, मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग हम करेंगे जिस शब्द से पता चले कि कई लोगों की बात की जा रही है, एक समूह की बात की जा रही है। जैसे कि हम बात करें कि कक्षा 11 के छात्र, तो कक्षा 11 के छात्र मतलब जितने छात्र होंगे सब हो गए, यह एक समुच्चय है। और थोड़ा सा बता देते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा होता है ऐसे समूहों का संग्रह, ऐसे समूहों का संग्रह जो सुपरिभाषित हो। ऐसे समूहों का, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे वस्तुओं का संग्रह, ऐसे वस्तुओं का संग्रह ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिसका समूह सुपरिभाषित हो, उसे समुच्चय कहते हैं। थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे।
हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वह सेट कहलाता है। कभी कभी हम बात करते हैं कक्षा 11 के छात्र, कक्षा 12 के छात्र, गायों का समुच्चय, गायों का समुच्चय। अच्छे, एक बार एक शब्द की बात करेंगे ना, शब्द क्या होगा? शब्द क्या होगा? कक्षा 11 में अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय। कक्षा 11 में अच्छे विद्यार्थियों का समुच्चय, स्कूल में अच्छे अध्यापक का समुच्चय। कक्षा 12 में मेधावी छात्रों का समुच्चय। तो यह एक प्रकार का समुच्चय नहीं होगा। यह हमारे कहने का आशय है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके नजर में अच्छे हों, आपके सब्जेक्ट में अच्छे हों, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो। तो जिसके लिए संशय हो, जिस स्टेटमेंट पर कोई वाक्य बोले और उस वाक्य किसी समूह के लिए संशय पैदा करता हो, मतलब सुटेबल नहीं हो, वह उसके लिए सत्य नहीं होता है। आपके लिए सत्य है, हमारे लिए असत्य है, वह समुच्चय नहीं होगा। ऐसा वाक्य जो एक समूह पर लागू होता है और वह सभी के लिए सत्य होगा, उसको हम समुच्चय कहते हैं। ऐसे ही बात करें, ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिसका समूह सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब कि सबके लिए सत्य हो। इसका मतलब यह है, कक्षा 11 के छात्र होंगे तो हम भी कक्षा 11 के छात्र कहेंगे, आप भी कह सकते हैं कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय। तो आप आके कक्षा 12 का समुच्चय तो कहेंगे नहीं, आप भी कहेंगे कक्षा 11 के बच्चों का समुच्चय। तो यह एक प्रकार का समुच्चय होता है। बातें समझ में आई? इसका मतलब हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा करते हैं। इसका संकेत पे बात करेंगे। संकेत हम मझोले कोष्ठक के नाम जानते हैं। इस मझोले कोष्ठक इस तरह से बनाते हैं और इसके बीच में इसको दिखाते हैं। तो इसका नोटेशन क्या होता है? इसका सिंबल होता है मझोला कोष्ठक, जो हम बोलते हैं क्या, कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। और इस ब्रैकेट में ही हम समुच्चय की जितने संख्याएं हैं, जैसे कहने का मतलब है कक्षा 11 के बच्चों का समुच्चय, तो कक्षा 11 के बच्चों का समुच्चय, इसमें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में कक्षा 11 के जितने बच्चे होंगे उनको सबको दिखाएंगे। इसका मतलब यह है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। वो सब एलिमेंट्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवयव। तो इस कोष्ठक के बीच में जो भी एलिमेंट होते हैं वह एक समूह का निर्माण करते हैं और उस समूह को हम ही क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। और जो समुच्चय होता है वेल डिफाइंड होता है, मतलब कि सुपरिभाषित होता है। सुपरिभाषित अगर समूह होगा उसको ही हम सेट कहेंगे, अगर सुपरिभाषित नहीं होगा वह सेट नहीं होगा। एक बार और बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये आम के पेड़ पर आमों का समुच्चय, तो हो जाएगा, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि आम के पेड़ पर खट्टे आम का समुच्चय, आम के पेड़ पर मीठे आम का समुच्चय, ऐसा नहीं। क्योंकि वही आम कच्चा रहता है तो खट्टा लगता है और पकने के बाद मीठा हो जाता है। तो एक ही आम के लिए दो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एक आम के लिए या एक समूह के लिए एक ही प्रकार का स्टेटमेंट हो सकता है, वही समुच्चय कहलाता है। आगे बात करते हैं। सर क्या उसको ऐसे नहीं हो सकता है, एक पेड़ पर कच्चे आमों का समुच्चय? ऐसा नहीं, कच्चे खट्टे आमों का नहीं। अब देखिए,
कुछ बात करते हैं थोड़ा सा आगे। हम कुछ संख्याओं बात करेंगे। n इक्वल प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या संख्याओं का समुच्चय। तो क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद से डब्ल्यू होगा, यह होगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ होल नंबर। यह हो जाएगा आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। अगला होगा आपका आई और जेड, आई या जेड पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो यह होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। इंटीजर आपका न्यूमरेटर होता है। इसके बाद से अगला बात करेंगे क्यू, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या को p अपान q के रूप में लिख दें, वो हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा। और q नॉट इक्वल टू 0। अब q डैश अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर हम जानते हैं कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल, जैसे √2 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो दशमलव प्राप्त होगा, √3 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो दशमलव में होगा। वह हमारा √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ये सभी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक, सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो अगर हमको परिमेय प्राकृतिक संख्या का समुच्चय n इक्वल लिख सकते हैं, इसको होल नंबर का जो भी होगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय इस तरह लिख सकते हैं w बराबर, या पूर्णांकों का समुच्चय i और j से डिनोट कर सकते हैं। अगर हमको परिमेय संख्या दिखाना है तो बटे की संख्या को दिखा सकते हैं, अगर अपरिमेय को दिखाना है तो दिखा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर का जो सेट होगा 0 से स्टार्ट होगा, पूर्णांकों का होगा प्लस माइनस 0 1 2 3 4 हो सकता है, और परिमेय संख्या बटा वाला होगा, अपरिमेय होगा, रूट की कोई भी संख्या हो सकता है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आगे इसी के बारे में बात करते हैं। पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब वर्गमूल उसका पूर्ण ना हो। एक बात बता देते हैं यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 so सबसे मेरी बात पहुंचाने का संख्या
नंबर लाइन। देखिए, एक से स्टार्ट करें प्राकृतिक संख्या, 0 से स्टार्ट करें पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और प्लस स्टार्ट कर दे, माइनस स्टार्ट कर दे, इंटीजर हो जाएगा, और 1/8 कर दे या 0.5 हो जाएगा, तो 5/10 मतलब 5/10। इसके बीच में दशमलव की संख्या भी आएगी। इसका मतलब कि इसके अंतर्गत जो लाइन है इस पे सभी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय संख्या से लेकर के प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, इंटीजर, सारी संख्याएं इसका आ जाती हैं। और यह संख्या हमारा हो सकता है वास्तविक हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं जो नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और इस पे, इस लाइन पर सभी वास्तविक संख्याएं दर्शा दी गई हैं या सभी वास्तविक संख्याएं इंगित होती हैं। इसमें इस नंबर लाइन पे सभी संख्याएं पाई जाती है। इसलिए हम इस नंबर संख्या रेखा को, इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन कहते हैं, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और या सभी संख्याएं हैं सेट ऑफ रियल नंबर का। बातें समझ में आई? आगे बात करते हैं इसमें। और आगे बात करते हैं इसमें। अगला टॉपिक है आपका समुच्चय। समुच्चय समुच्चय को लिखने की विधि। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय को हम दो विधि से दिखाते हैं। कौन? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या सारणी बोलते हैं, सारणी विधि। दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि समुच्चय को लिखने का दो तरीका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं? रोस्टर माना कोई, अब किसी नंबर से हम इसको इक्वल लिखते हैं, AEIO यदि परिभाषा मेरा समझिएगा, रोस्टर के अवयवों के गुणों के आधार पर लिख दिया जाए, उसके गुण न बता के उसको ही लिख दिया जाए। जैसे हमको देखने से पता चल जाए कि क्या गुण है इसका क्या गुण है, उसको हम
रोस्टर फॉर्म कहते हैं। एक बार और, एलिमेंट या अवयवों को सीधा सीधा दिखा दिया जाए, यदि अवयवों को सीधा सीधा दिखा दिया जाए उसको हम रोस्टर विधि कहते हैं। और हम सेट बिल्डर कहेंगे, सेट बिल्डर तब कहेंगे कि इसको हम कहेंगे जो एक समुच्चय है, एक्स दैट अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। रोस्टर में हम एलिमेंट को ही दिखा देते हैं, जो भी इसके अंतर्गत जो भी संख्याएं हैं या जो भी एलिमेंट है उसी को दिखा दे, अगर जो है उसी को दिखा दे और इसको देखने से पता चले कि यह है क्या, इसको हम रोस्टर विधि कहते हैं। और सेट बिल्डर का मतलब होता है कि आप उस चीज को दिखाए नहीं, आप उस चीज को दिखाए नहीं और उसके गुणों के आधार पर लिख दे, उसके गुणों के आधार पर लिख दे, यह हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और इससे संबंधित मैं आगे बात करूंगा आने वाले वीडियो में। जो अगर इसमें जो भी समस्याएं आपको वो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं, मैं आगे जल्दी ही इसका वीडियो लेकर आने वाला ही हूँ। और भी बहुत सारी बात करने वाले इस पे, सुन एक बार और उसको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। इसमें आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर आप बात करें। धन्यवाद।